खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। है बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है, किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर, हर खबर पर हमारे रिपोर्टर्स आपको अपडेट देंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे हम चर्चा करने वाले इस खास बुलेटिन में, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ जयपुर से अरविंद जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ बिहार से हमारे साथ शशिकांत जो है वो जुड़े हुए हैं, और भी कुछ रिपोर्टर्स का हम रुख करेंगे। लखनऊ भी हम चलेंगे जहां से पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त जयपुर का रुख कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जो सियासी दंगल जारी है उसके बाद सबकी नजर आज इसी पर है कि आज राजस्थान में क्या कुछ होगा। अरविंद, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, सियासी घटनाक्रम, उसको लेकर आज सचिन पायलट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबकी नजरें इसी पर है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, क्या हलचल वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सचिन पायलट का जो अगला कदम है उसको सभी लोग देखने वाले हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों ही पार्टीज के अंदर काफी जिज्ञासा है कि आखिर सचिन पायलट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें यहाँ पर हो सकती है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या फिर थर्ड फ्रंट, इन तीनों चीजों को लेकर के यहाँ पर जो कयास है वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। और यही एक चीज है कि ऐसे स्थिति में सचिन पायलट पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि आखिर वे किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए सचिन पायलट के साथ में जो कई विधायक हैं उनका ये कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है, हम मुख्यमंत्री से नाराज हैं। हमारे जो नेता हैं सचिन पायलट, उनका सम्मान है वो पार्टी में नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पार्टी के जो नेतृत्व है उसके खिलाफ वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो वरिष्ठ विधायक है भंवरलाल शर्मा, जो सरदार शहर चूरू से यहाँ विधानसभा में आते हैं, उनका ये कहना है कि उनका 56 साल का जो राजनीतिक करियर है वो यहाँ पर हो चुका है और चाहे उपचुनाव उन्हें लड़ना पड़े लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हालांकि सचिन पायलट के साथ है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी क्योंकि काफी जो विधायक हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके जो कई जो पुरखे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि थर्ड फ्रंट का ऐलान जो है वो सचिन पायलट की ओर से हो सकता है। लेकिन रोमिता, एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री समेत जो 3 मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, इन तीनों को बर्खास्त किया गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उनसे किसी का भी निलंबन है वो अभी तक किसी भी विधायक का, किसी भी मंत्री का नहीं हुआ है। तो एक जो छोटा एक जो रास्ता है, या इसे कहा जा सकता है एक संकरा जो रास्ता है, वो यहाँ पर छोड़ा गया है उप मुख्यमंत्री समेत जो तमाम जो विधायक है उनके लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये भी कहना था कि जो सचिन पायलट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनको करवा रही है वे उस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो चीज है वो यहाँ पर और हो सकती है कि थर्ड फ्रंट का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि जो जिस तरह से जो तमाम जो विधायक हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी यदि ज्वाइन नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में यदि सहमति नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में थर्ड फ्रंट ही एक मात्र ऐसा विकल्प बचेगा जो यहाँ पर वे ले सकते हैं। और देखिए जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कल एक मौका दिया गया कि आप आइए विधायक दल की बैठक में आइए, जब आप नहीं आए, सचिन पायलट समेत तमाम जो विधायक है वो वहां पर नहीं पहुंचे, तो उसके बाद जो कार्रवाई का रास्ता है वो यहाँ पर किया गया। और उसके बाद में जो पीसीसी चीफ है, सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं और यूथ कांग्रेस जो अध्यक्ष है, वो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बदल दिए गए हैं। साथ ही देर रात को पीसीसी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने भी एक बयान यहां पर जारी किया। देर रात करीब 12:30-1 बजे के आसपास उनका बयान आया और उसमें कहा गया कि तमाम जो पार्टी के जो प्रकोष्ठ है, तमाम जो विभाग है, उसकी जो कार्यकारिणी है वो भंग हो चुकी है। साथ ही ये एक बार फिर से बैन लगा दिया गया है कि कोई भी जो प्रवक्ता है कांग्रेस का या कोई भी जो नेता है वो बिना पीसीसी चीफ की अनुमति के
मीडिया में कुछ भी नहीं बोलेगा। आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस की जो आला नेतृत्व है उन्होंने एक बार पहले भी अपने प्रवक्ताओं पर रोक लगाई थी मीडिया संस्थानों में जाने की और अपने विचार रखने की, और ऐसा ही एक बार फिर से राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो नए जो प्रवक्ता पैनलिस्ट है वो यहाँ पर घोषित किए जाएंगे और उसके बाद में ही ये लोग यहाँ पर मीडिया को अपने जो बयान है वो यहाँ पर देंगे। लेकिन जिस तरह की वर्तमान परिस्थिति चल रही है, कांग्रेस के जो प्रवक्ताओं हैं उन्होंने भी फिलहाल दूरी बना रखी है, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी तक आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि वो बैठक होगी या नहीं होगी। कोर ग्रुप की ये बैठक है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनका भी शामिल होने का कार्यक्रम था। ओम माथुर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात होगी कि वो बैठक होगी या नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ जो है वो डिपेंड करेगा सचिन पायलट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर। सचिन पायलट क्या कुछ अपना रुख अपनाते हैं, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। और उसके बाद में ही राजस्थान की जो राजनीति की अगली जो दिशा है वो यहाँ पर तय होगी कि आखिर सचिन पायलट क्या करते हैं। उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस का जो एक्शन है वो क्या होता है, ये एक ही बड़ी चीज यहाँ पर देखने वाली होगी। बिल्कुल, सचिन पायलट के अगले कदम के बाद ही राजस्थान में क्या कुछ होगा ये तय हो पाएगा, ये जानकारी जो है यहाँ पर दी जा रही थी। अब बिहार लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे साथ श्रीकांत प्रत्यूष रेसिडेंट एडिटर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, बिहार की अगर बात करें तो कोरोना यहाँ पर काफ़ी कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और 31 जुलाई तक बिहार को लॉक करने का फैसला, यानी कि एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन का फैसला जो है वो लिया जा रहा है। और क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी आज? देखिए, कल से बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन के दौरान जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको छूट रहेगी, लेकिन जो गैर ज़रूरी सेवाएं हैं उन पर पाबंदी रहेगी। विमान सेवाएं चालू रहेंगी, ट्रेन सेवा चालू रहेगी और मालवाहक वाहन चलते रहेंगे, गैराज खुले रहेंगे, लाइन होटल खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर खाना का पैकेट केवल आप ले सकते हैं, वहाँ पर बिठा कर खाना नहीं खिलाया जाएगा। और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। तो कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि कोरोना का जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ हो गया है। बिहार में रोज़ 1400 से 1500 नए केसेज सामने आ रहे हैं और ये हालत तब है जब केवल 9000 सैंपल की जांच हो रही है। जांच बढ़ेगी तो संक्रमितों की संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी। तो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर अब इलाज के लिए जगह नहीं है और पटना का एम्स, जिसे डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया था, वहाँ पर अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वहाँ पर केवल रेफर किए गए केस ही लिए जाएंगे, कोई डायरेक्ट जाकर वहाँ पर भर्ती नहीं हो सकता है। दूसरे अस्पताल से जो रेफर किए गए मरीज होंगे उन्हीं को भर्ती लिया जाएगा पटना एम्स में। बड़ी खबर है। और देखिए, अभी भागलपुर से खबर आ रही है कि वहाँ कि डीएम की कुर्सी ऐसे संक्रमित हुई है कि जो डीएम का प्रभार ले रहा है वहीं संक्रमित हो जा रहा है। डीएम संक्रमित हो चुके हैं, डीएम का प्रभार लिया वहाँ के एडीएम ने, वो भी संक्रमित हो गए। फिर डीडीसी को प्रभार दिया गया, वो भी संक्रमित हो गए। फिर डीपीआरओ को, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को डीएम को प्रभार दिया गया, वो भी संक्रमित हो गए। तो जो भी डीएम का प्रभार ले रहा है संक्रमित हो रहा है। लखीसराय में भी यही हाल है। तो कई जिलों के बड़े अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं। बिहार के गृह सचिव भी संक्रमित हो चुके हैं, आमिर सुबहानी, और मुख्यमंत्री आवास से लेकर सचिवालय, हाई कोर्ट, सब जगह कोरोना का संक्रमण हो चुका है। तो हालात बहुत विकट हैं और अगर अभी रोक नहीं लगा इस पर संक्रमण पर तो अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है और इसी चिंता के कारण बिहार में फिर से एक बार कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। देखिए, बिहार में चुनाव है, 3 महीने बाद अक्टूबर से चुनाव होना है, नवंबर में सरकार बननी है और उसको लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई थी। लेकिन संक्रमण के बढ़ते खतरे से राजनेता इतने डर गए हैं कि सारे राजनीतिक दलों के दफ्तर बंद हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले बीजेपी के दफ्तर में 100 लोगों का सैंपल लिया गया था और 100 में से 75 लोग संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है और सभी राजनीतिक दलों के दफ्तरों में वीरानगी छा गई है। तो अब बिल्कुल चुनाव का माहौल शांत हो गया है। अब कहीं पर कोई नेता किसी से न तो मिल रहा है और न कहीं जा रहा है। तो और लोगों पर भी खास असर दिख रहा है। इस बार लॉकडाउन में लोग इतने डरे सहमे हुए हैं कि खुद घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो इस बार का लॉकडाउन पूरी तरह से सफल दिख रहा है
और मुझे लगता है कि 15 दिनों तक इसी तरह से सफल लॉकडाउन रह गया तो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में बहुत कमी आएगी। अगर कमी आएगी, कोरोना का संक्रमण नियंत्रित होगा तब तो चुनाव होगा, नहीं तो चुनाव टाला भी जा सकता है, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता चुनाव को टालने की मांग कर रहे हैं। केवल सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी चुनाव आयोग चुनाव कराएगा वो चुनाव मैदान में नजर आएंगे। लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं एलजेपी के, वो भी तैयार नहीं हैं। तो लगातार चुनाव को टालने की बात की जा रही है। अगर चुनाव टलेगा तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और ऐसे में थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी नीतीश कुमार की, क्योंकि अभी तो सरकार में हैं और बहुत ढेर सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे और उनकी मुश्किल थोड़ी बढ़ेगी। तो तेजस्वी यादव की कोशिश यही है कि नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़े, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो और उसका लाभ उनको मिले। जी बिल्कुल, तो कोरोना को लेकर ये बिहार में स्थिति, और देखिए अनलॉक 2 की अगर बात करें तो अनलॉक 2 में बहुत सारे राज्यों में स्थिति हाथ से निकल गई, जहां पर बिहार भी उसमें से एक, जहां पर इस वक्त कोरोना कहर बरपा रहा है। लगातार वहां पर संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि कल से जो लॉकडाउन लगने वाला है उसके बाद जरूर ये उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक होगी और बिहार को कोरोना से थोड़ी राहत मिल पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स आप तक हर अपडेट राज्य से जुड़ा हुआ पहुंचा रहे हैं और अब हम छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो कि आदिवासी बहुल्य राज्य है, वहां पर आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। मनमोहन नेताम हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। मनमोहन, कोरोना की जो रफ्तार है वो छत्तीसगढ़ में भी काफी तेज है, जहां पर 4000 से ज्यादा संक्रमण के मामले अब तक छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं। मौतों की अगर हम बात करें तो ये भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारी नजर आती है कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए? कौन सी बड़ी खबरें होंगी आज? रोमिता, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है और जो आंकड़ों में उछाल आ रही है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है और चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी प्रतिदिन जो आंकड़े आ रहे हैं, राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ पर कल ही यहाँ पर 105 पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के। जिस तरीके से अभी प्रतिदिन जो आंकड़े मिल रहे थे और पूर्व में जो प्रवासी मजदूरों में पॉजिटिव पाया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में रायपुर के आसपास एवं राजधानी में स्थानीय लोगों में भी पॉजिटिव देखी जा रही है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वर्तमान में जो 105 पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन भी यहाँ पर हरकत में आया है, लेकिन बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो मौत का आंकड़ा है वो सिर्फ 20 है। मतलब छत्तीसगढ़ में 20 लोगों की ही कोरोना से मौत हुई है और अब तक छत्तीसगढ़ में 1084 जो एक्टिव मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जो संकट है वो टला नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन जिस गति से यहाँ पर कोरोना रूप ले रहा है या विकराल रूप ले रहा है, तो आगे चलकर यहाँ भयावह रूप ले सकती है। प्रतिदिन जिस हिसाब से यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार की चिंता बढ़ गई है। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार है, कल ही 15 संसदीय सचिवों का यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ सीएम हाउस में और शपथ ग्रहण होने के बाद सभी जो 15 संसदीय सचिव हैं उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा यहाँ पर बीजेपी सवाल कर रही है कि जिस संसदीय सचिव की नियुक्ति पर कांग्रेस संसदीय सचिव खुद नियुक्त कर रही है। मैं बता दूं कि पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने तो यहाँ तक कह डाला है कि जो 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है वह अस्तबल घोड़ा है। मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा किया है कि जो 15 संसदीय सचिवों को अस्तबल घोड़ा तक का यहाँ पर करार दिया है, कहा गया है कि जो 15 संसदीय सचिव हैं कहीं वो इधर उधर भागे नहीं। तो यहाँ पर राजनीति घमासान है। हालांकि अभी मरवाही चुनाव को लेकर भी राजनीति देखी जा रही है, लेकिन जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई, संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर राजनीति घमासान तेज है। बता दूं कि यहाँ पर मरवाही उपचुनाव को लेकर भी राजनीति है, लेकिन जो संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई और अभी कुछ दिनों बाद आज ही मैं बता दूं कि आज ही निगम मंडल में जो अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, इस पर भी विराम लगे थे, लेकिन आज शाम तक निगम मंडल के अध्यक्षों का भी यहाँ पर सूची जारी हो जाएगी। अगली बात बता दूं कि भूपेश कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला लिया गया कि जो शिक्षा कर्मी है, शिक्षा कर्मियों का संविलियन होगा। तो सबसे बड़ी राहत है शिक्षा कर्मियों के लिए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर अपने
जो पत्र है, पत्र में यहाँ पर जारी किया था कि वो यहाँ पर वादा निभाया है और यहाँ पर जो शिक्षा कर्मियों को राहत दी है। लेकिन यहाँ पर और एक सवाल बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर गोबर खरीदी होगी अभी हरेली त्योहार में, तो पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि 1.5 रुपया में गोबर खरीदी की जाएगी, लेकिन भूपेश कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया है। अब गोबर खरीद कर उन लोगों को राहत देगी जो सीधे तौर पर इस कार्य से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की ये बड़ी खबरें थी। लखनऊ का हम रुख कर रहे हैं, जहां से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, लखनऊ की अगर बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है लखनऊ में? साथ ही जो विकास दुबे एनकाउंटर मामला है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जहां तक विकास दुबे एनकाउंटर का मामला है तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके साथ साथ कोर्ट ने जो सरकार की तरफ से वकील थे सॉलिसिटर जनरल मेहता, उनको भी पक्ष रखने का मौका दिया है और शुक्रवार तक प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन हैदराबाद एनकाउंटर की तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बना सकती है, लेकिन जो 2 अधिवक्ताओं ने याचिका दाखिल की थी, एक मुंबई से और दूसरे दिल्ली से, उन्होंने सीबीआई एनआईए से जांच कराने की मांग की है और पुलिस की प्रणाली पे सवाल उठाया। कहा अगर इसकी जांच नहीं होगी तो बेअंदाजी होगी और कानून व्यवस्था को ताक पे रख करके ऐसे पुलिस हर अपराधी या आम लोगों को प्रताड़ित कर सकती है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैदराबाद की तर्ज पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, विचार कर रही है, लेकिन शुक्रवार को इस पे सरकार का पक्ष आएगा और सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। दूसरी तरफ एनकाउंटर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल एडीजी एलओ ने कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली बार इस तरीके से सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस एनकाउंटर की बात की गई, जिसको लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। जिस घर में एसओजी, डॉग स्क्वाड, एसटीएफ और एलआईयू की खुफिया रिपोर्ट के घर ढहाए गए कि उसमें हथियार छुपा रखा है, बम बरामद हुए, देसी कट्टा बरामद हुए, लेकिन पुलिस की लूटी गई न तो राइफल बरामद हुई, न AK-47 बरामद हुई। और कल दोनों जब एक और गिरफ्तारी होती है, शशिकांत पांडे जिसके पिता का एनकाउंटर में मार गिराया जाता है, जिस दिन घटना होती है, उसके अनुसार पुलिस उसी घर से 147 और राइफल बरामद करती है। तो उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, जब पुलिस घर गिरवा करके दीवार से हथियार निकाल सकती तो वो हथियार कहाँ थे? दूसरा, शशिकांत पांडे के घर से राइफल निकली तो वो कैसे निकली? 2 कमरे की पुलिस लगातार 10 दिन से वहाँ छापेमारी कॉम्बिंग कर रही है। RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, फोरेंसिक टीम जो है, एलआईयू के साथ साथ कई और टीमें लगा दी गई। तो इसको लेकर के पुलिस पे सवाल उठे। दूसरी तरफ प्रभात मिश्रा जो फरीदाबाद से उठाया गया था, जिसको एनकाउंटर कर दिया गया था, उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसकी बहन ने कल उसके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है, दस्तावेज, उसको मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। वो नाबालिग था। हालांकि एसपी ने कहा जो हुआ वो सही हुआ, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। फरीदाबाद कोर्ट में उसकी उम्र 19 और 20 साल दर्ज थी। लेकिन लगातार कई सारे एनकाउंटर को लेकर के पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं। कल मानवाधिकार आयोग ने भी डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और उत्तर प्रदेश के और IPS अधिकारी हैं एडीजी स्तर के अमिताभ ठाकुर जा रहे थे, लेकिन उनको डीजीपी मुख्यालय से वापस बुला लिया गया। हालांकि जाएंगे। उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया है जिसमें जिस राहुल तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें बात ये भी आ रही कि पुलिस ने दबाव में मुकदमा दर्ज कराया था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। तो पुलिस की सबसे ज्यादा भूमिका सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ कोरोना का मामला लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि बीते एक सप्ताह से लखनऊ में 150 से 200 केस रोज निकल रहे हैं और पूरे प्रदेश में 1600 से ज्यादा केस या 1500 1300 आ रहे हैं। इसको देखते हुए कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सार्वजनिक स्थल को हॉस्पिटल के रूप में तब्दील करने की सरकार तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में हज हाउस के साथ साथ एक सत्संग भवन को भी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जबकि हज हाउस हॉस्पिटल के रूप में तब्दील कर दिया गया, वहाँ भर्ती हो जा रही, क्योंकि हॉस्पिटल की कमी उत्तर प्रदेश में अब बड़े स्तर पर है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जांचें पर्याप्त संख्या में नहीं हो पा रही, सबसे कम जांचें हो रही हैं। प्रदेश सरकारें जरूर दावा कर रही हैं, लेकिन वो रिपोर्ट प्रदेश सरकार के दावों पे सवाल उठा रहा है और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 1 दर्जन से IAS PCS, जबकि आधा दर्जन मंत्री, कई सारे विधायक और MLC कोरोना संक्रमित हैं। कई सारे सरकारी आवासों को भी सीज किया गया है 48 घंटे
के लिए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। गोंडा, बाराबंकी, लखीमपुर, पीलीभीत, देवरिया, कुशीनगर, वहाँ कई जगह पर जो नदियों में पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि कल उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई सर्वेक्षण किया और राहत कार्य तेज करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी के साथ साथ विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया। लेकिन उसको लेकर के कल प्रियंका, खास करके कांग्रेस ने हमला बोला कि लोगों, एक तो कोरोना संकट से रोजगार गया है, अब लोग भूखमरी के कगार पे, जो किसानों की बची फसलें हैं वो चौपट हो जा रही है। प्रदेश सरकार समय रहते कुछ नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ कोरोना को ही लेकर के कल प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था। 3 दिन जो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था उसको बेबी पैक कहते हुए कहा है कि लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले आए वो उस दौरान भी बढ़े हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों लगाया जा रहा है। जो है उत्तर प्रदेश में काफी हमलावर नजर आ रहा है। इस बीच आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पैर पसार चुका है। मिनी लॉकडाउन की तरफ अब राज्य बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण पर थोड़ा विराम लग सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।